नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्र सुभाष और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरा और आपका अपना चैनल वेबकांट। तो अपनी जो सीरीज चल रही है कंप्यूटर का परिचय, उसका पार्ट चौथा है आपके लिए आज। तीन यूनिट जो है इसके 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और 2 टेस्ट सीरीज जो है वो एमसीक्यू की लगभग 200 क्वेश्चन से हम कर चुके हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम निम्नलिखित जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद कंप्यूटर का सीपीयू, उसके बाद कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी और इसके जो प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे वाले शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम और उसकी जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या होती है। सबसे पहले कोई भी जो चीज़ होती है, कोई भी जो सिस्टम होता है, उसका एक ब्लॉक होता है, डायग्राम होता है, पहले से ही डिजाइंड सिस्टम होता है कि ये चीज़ें इसके साथ किस तरीके से लिंक होगी, किस तरीके से काम करेगी। तो इसी तरह कंप्यूटर का भी क्या होता है, एक ब्लॉक डायग्राम होता है। कंप्यूटर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर एक सिस्टम है जिसे हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर एक सिस्टम के रूप में काम करता है। यानी हर चीज जो है वो इसकी सिस्टमेटिक है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कंप्यूटर सिस्टम से तात्पर्य कंप्यूटर के फिजिकल जितने भी यूनिट होते हैं, वो जितने भी जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में मूल रूप से 3 यूनिट होते हैं। पहली सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। यानी मेन जो यूनिट होती है वो सिस्टम यूनिट होती है और इनपुट और आउटपुट यूनिट किसके साथ, आपकी सिस्टम यूनिट के साथ जुड़ी होती है। ये आपकी स्क्रीन पे है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ये जो आपका मेन जो बीच वाला जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है, सिस्टम यूनिट कहलाता है। सिस्टम यूनिट कोई भी जो यूनिट है जिससे हम डाटा इनपुट करते हैं। कंप्यूटर को इनपुट करने का मतलब कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं या कोई भी जो निर्देश है वो देंगे, वो कहाँ आएगा आपका, इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू जिसको हम कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, सीपीयू कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, सीपीयू कहेंगे। सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के बाद आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ जाएगा, आउटपुट यूनिट के रूप में दिखाई देगा। आउटपुट यूनिट का मतलब आपकी आउटपुट जो डिवाइसेज हैं उनसे है, आपकी जो भी आउटपुट डिवाइसेज हैं उनसे हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या चीज़ है ये। एक एक करके हम इन चीज़ों को समझेंगे। ये वाला जो हिस्सा है इनपुट यूनिट, कोई भी हम जो भी निर्देश देंगे या कमांड देंगे वो किसके जरिए जाएगी, इनपुट यूनिट के जरिए जाएगी। इनपुट यूनिट आपकी क्या क्या हो सकती है, कीबोर्ड हो सकती है, माउस हो सकती है, माइक हो सकता है, कैमरा हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे जो भी हम निर्देश देंगे वो सारी किसके अंदर जाएगी, सीपीयू के अंदर जाएगी। अब सीपीयू के अंदर हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा यहाँ तक जो पूरा जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सीपीयू है। सीपीयू 3 भागों में बंटा होता है आपका। पहला होता है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसके बाद होती है कंट्रोल यूनिट, उसके बाद होती है मेमोरी यूनिट। ये एक जो पार्ट है वो आपका है सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। यानी कोई अलग से डाटा आपको स्टोर करके रखना हो, दूसरी जो सेकेंडरी यूनिट या सेकेंडरी जो मेमोरी है या कंप्यूटर से बाहर जो भी कोई आपने डाटा स्टोर करके रखना हो वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में आता है। अब ये जो आपकी पहली पहली जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये आपके जितने भी गणित या लॉजिक, जितने भी लॉजिक से संबंधित जो भी काम होंगे वो सारे किस में होंगे, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करेगी। कंट्रोल जो यूनिट है वो आपकी इन सब पे, किस पे, आउटपुट यूनिट पे, एएलयू पे, मेमोरी यूनिट पे, इनपुट यूनिट पे, यानी पूरे ऑल ओवर जो भी आपका ये जो कंप्यूटर है इसके यूपर नियंत्रण करता है वो आपका कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट से ही पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है वो कंट्रोल यूनिट से ही कंट्रोल होता है। तो इन सब को डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है, कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, यानी मेन जो भाग होता है, कंप्यूटर का जो बेस होता है, कंप्यूटर का जिसको हम कह सकते हैं हार्ट या कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, वो आपका क्या होता है, सिस्टम यूनिट होता है। मूल रूप से इसको ही कंप्यूटर माना जाता है। इसमें कंप्यूटर का सीपीयू, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल आपका क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, जिसको हम केंद्रीय संसाधन इकाई भी कहते हैं। ये क्या होता है, मूल रूप से एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कई डिवाइसेज और सर्किट लगे होते हैं जो एक मदरबोर्ड पर संयोजित होता है। मदरबोर्ड में आगे आपको पिक्चर में दिखाऊंगा। कंप्यूटर का अधिकतम परिपथ सिस्टम यूनिट से जुड़ा होता है, यानी कंप्यूटर के जितने भी तार, जितने भी वायर, जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं। उसके बाद आपका आता है इनपुट यूनिट। कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में डाटा या प्रोग्राम की एंट्री के लिए यूज की जाने वाली डिवाइसेज आपकी क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइस आपकी कौन कौन सी, कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, कैमरा आदि कंप्यूटर की इनपुट यूनिट या कंप्यूटर डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं जिनको हम कह सकते हैं, यानी जिन चीज़ों से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा, कोई भी फाइल, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी संदेश या कोई भी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर हम भेज सकते हैं या कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए या कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, इनपुट जो है वो यूनिट कहलाती है। और जिनके माध्यम से हम जो डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर या डाटा पहुंचाते हैं वो आपके कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेज कहलाती है। उसके बाद आती है आउटपुट यूनिट, यानी जिसके माध्यम से कंप्यूटर अपना रिजल्ट हमें शो करता है, वो आपका क्या कहलाता है, आउटपुट यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को लिखने तथा उन रिजल्ट को ह्यूमन लैंग्वेज में डिस्प्ले करने वाली डिवाइसेज को आउटपुट यूनिट कहा जाता है या निर्गम इकाई भी कहा जाता है। वो कौन कौन सी चीज़ है, मॉनिटर जिससे हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं, प्रिंटर जिससे हम अपना रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं, स्पीकर जिससे हम अपना रिजल्ट है वो सुन सकते हैं। आज कुछ सामान्य आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेज के उदाहरण हैं। अब बात आती है कंप्यूटर का जो दिमाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का क्या होता है, दिमाग होता है। जैसे हम कोई भी बात सोचते हैं और उसके हिसाब से हमारे जो शरीर के सभी अंग काम करते हैं, उसी प्रकार से सीपीयू निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उन्हें पढ़ता है, उसके बाद उनकी व्याख्या करता है। व्याख्या करता है मतलब उसको देखता है कि उसके माध्यम से क्या क्या काम किए जाते हैं, कंट्रोल करता है और कैलकुलेशन करता है। हमें जो भी निर्देश कमांड देते हैं वह सबसे पहले किसके, कंप्यूटर के सीपीयू में जाता है, जिसके बाद सीपीयू उन निर्देशों के अनुसार रिजल्ट मॉनिटर पर दिखाता है। तो ये सीपीयू खुद काम नहीं करता, सीपीयू खुद काम करवाता है, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, कई यूनिटों का एक कॉम्बिनेशन है जिसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों पर नियंत्रण करता है और उनसे कार्य करवाता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट जिसको हम सीयू कहते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको हम एएलयू कहते हैं, मेमोरी या स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट या एमयू भी किसे हम कहते हैं। एक माइक्रो जो कंप्यूटर होता है, नॉर्मली जिस कंप्यूटर का हम जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है माइक्रो कंप्यूटर होता है। पहले जो है वो अपने पार्ट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। सीपीयू का एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। बड़े कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो जो है वो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर नहीं है दोस्तों, यहाँ माइक्रो प्रोसेसर है। ये करेक्ट कर लेना आप, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से ही कंप्यूटर के कई कार्य होते हैं। मेन रूप से ये जो होता है कंप्यूटर का, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, यही एक्चुअल में कंप्यूटर का क्या होता है, सीपीयू होता है। ये आपके सामने है मदरबोर्ड। क्या है दोस्तों, ये मदरबोर्ड है। ये जो हिस्सा है ये आपका क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। एक्चुअल में ये कंप्यूटर का क्या है, दिमाग है। कंप्यूटर का क्या है दोस्तों, ये दिमाग है। तो यानी ये हिस्सा जो है इसके अंदर ही पूरी कंप्यूटर का जो काम होता है, और ये पूरा बोर्ड जिसमें लगा होता है वो आपका क्या कहलाता है, अपनी भाषा में उसको सीपीयू कहा जाता है। अपनी भाषा में उसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहा जाता है। और जिस बोर्ड के ऊपर ये जो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसको हम क्या कहेंगे, मदरबोर्ड कहेंगे।
यानी वो बोर्ड जिसके ऊपर आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है या बहुत सारी जो डिवाइसेज हैं वो कनेक्ट होती है, या जिसके माध्यम से कंप्यूटर के जितनी भी डिवाइसेज या जितने भी यूनिट्स हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, जिनसे कनेक्ट रहती है, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? मदरबोर्ड कहलाता है। और मदरबोर्ड ही आपके कंप्यूटर का बेस होता है। चलिए, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कब आया था? 1970 में आया था। इंटेल कॉरपोरेशन नाम की जो कंपनी है, उन्होंने इंटेल 4004 के नाम से तैयार किया था, जिसमें लगभग 2300 ट्रांजिस्टरों का एक समूह था। इसे चपटा होने के कारण इसको क्या कहते हैं? चिप भी कहते हैं। ये अगर उल्टा करके देखते हैं तो आपका माइक्रो प्रोसेसर ऐसा दिखाता है, और सीधा करके देखेंगे तो ऐसा दिखाता है। ये जो डॉट डॉट आपको जो दिखा रखे हैं, ये एक्चुअल में क्या है? ट्रांजिस्टरों का कॉम्बिनेशन है। ये आपका पूरा का पूरा जो है, इस माइक्रो प्रोसेसर के ही दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है कंट्रोल यूनिट, ये जो हिस्सा है ये आपका कंट्रोल यूनिट होता है। इसके बाहर वाला जो हिस्सा होता है ये आपका ALU होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। उसके बाद आते हैं कंट्रोल यूनिट पे। दो जो पार्ट है हम इसके पढ़ते हैं। यह कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान पर व कंप्यूटर के अन्य उपकरणों पर, अन्य उपकरण कोई भी जितनी भी डिवाइसेज कंप्यूटर से जुड़ी होती है उन सब पर यह कंट्रोल रखता है। यह कंप्यूटर की समस्त इंटरनल प्रोसेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? समस्त इंटरनल प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। यह इनपुट व आउटपुट एक्टिविटीज पर कंट्रोल करता है। यह मेमोरी से प्रोग्राम को पढ़ता है, डिस्क्राइब करता है, उनके अनुसार ALU व मेमोरी का आवश्यक कार्य करने के लिए निर्देश देता है। इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि अगर कोई भी मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन का जो काम है वो ये किसको दे देगा? ALU को दे देगा। ALU वो सारा काम खत्म करने के बाद किसको देगा? मेमोरी को दे देगा। अगर सेव करना है तो मेमोरी को देगा, अगर सेव नहीं करना है तो किसको दे देगा? आउटपुट यूनिट को दे देगा। तो यानी आपका जो कंट्रोल यूनिट है ये किसको कंट्रोल करेगा? सीधा ही अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को कंट्रोल करेगा, आउटपुट यूनिट को और मेमोरी को सीधा सीधा डायरेक्ट कंट्रोल करता है। यह यूनिट ALU को बताता है कि डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है, यानी कहाँ डाटा स्टोर किया गया है, क्या काम करना है। उसके ऊपर आपको जो है वो मैथमेटिकल जो काम करना है या लॉजिकल काम करना है, और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट को कहाँ स्टोर करना है। या तो उसको जो है डिस्प्ले यूनिट के माध्यम से दिखाया जाएगा, या उसको क्या किया जाएगा? आपका मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाएगा। तो स्टोर किया जाएगा तो वो कहाँ स्टोर किया जाएगा? कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में सिग्नल बस की कंट्रोल यूनिट के माध्यम से फ्लो होते हैं। तो यानी कंप्यूटर के जितने भी जो वायर होते हैं, वायरों के समूह को क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है। पिछले जो है पार्ट, इसके अंदर हमने एक चीज जो पढ़ी है कि ये बताता है कि मेमोरी में डाटा कहाँ स्टोर होती है और प्रोसेस होती है, और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट को कहाँ स्टोर होता है। तो मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए पर्टिकुलर मेमोरी का एक एड्रेस होता है। क्या होता है दोस्तों? एक एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस किस तरह से काम करेगा वो मेमोरी यूनिट के अंदर हम पढ़ते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट, यह यूनिट अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करता है। अरिथमेटिक हिस्सा जो है, इसके दो पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट दोनों अलग अलग हैं। अगर जोड़ घटाव गुणा भाग करना है तो अरिथमेटिक यूनिट करेगा, और कोई लॉजिक करना है या तुलना करनी है या कोई और जो है फंक्शन के रूप में कार्य करना है तो आपका लॉजिकल यूनिट इस पे कार्य करता है। यह कंट्रोल यूनिट के अंडर में काम करता है, यानी खुद अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। जैसा कंट्रोल यूनिट इसको कहता है उसी के हिसाब से अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अपना काम करता है। यह मेमोरी से डाटा लेता है, उसके ऊपर ऑपरेशन करता है और रिजल्ट को मेमोरी में लौटा देता है। किसके कहे अनुसार? कंट्रोल यूनिट के कहे अनुसार। इस यूनिट के काम करने की स्पीड बहुत तेज होती है, यानी प्रति सेकंड कम से कम ये 10 लाख जो कैलकुलेशन है वो कर सकता है। ALU में अनेक रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो कैलकुलेशन के दौरान क्षणिक मेमोरी का काम करते हैं, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं? उस टाइम के लिए, यानी थोड़े समय के लिए जो मेमोरी चाहिए होती है, थोड़े समय के लिए मेमोरी उपलब्ध करवाते हैं। कौन? रजिस्टर और एक्यूमुलेटर। ALU में डाटा पर प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट को या तो डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट यूनिट को भेज दिया जाता है या स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट को भेज दिया जाता है। यानी अगर आपको रिजल्ट शो करना है तो वो क्या करेगा? सीधा डिस्प्ले कर देगा,
और अगर आपने रिजल्ट शो नहीं करना है तो वो मेमोरी में ले जाके क्या करेगा, उसको स्टोर कर देगा। क्या कर देगा, उसको स्टोर कर देगा, ताकि बाद में आप उसको पढ़ सकें। उसके बाद आती है मेमोरी यूनिट। यह यूनिट कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने का काम करता है। जैसे अपने दिमाग में कोई भी जो डाटा है वो स्टोर करके रख लेते हैं और बाद में जब ज़रूरत होती है तब हम उसको याद करके या बता देते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी अपना डाटा स्टोर करने के लिए और भविष्य में उस चीज़ को देखने के लिए या भविष्य में यूजर को लौटाने के लिए एक मेमोरी भी होती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां पर डाटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम स्टोर किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है जिसके बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। यानी अगर कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट नहीं है तो कंप्यूटर आपका कोई काम का नहीं है, कंप्यूटर चलेगा भी नहीं। मेमोरी में स्टोरेज के लिए अनेक लोकेशन होते हैं जिनकी पहचान होती है और प्रत्येक जो कोई भी डाटा जहां रखा जाता है तो प्रत्येक लोकेशन की को क्या कहा जाता है, एक एड्रेसेस कहा जाता है और उस एड्रेस की संख्या फिक्स होती है जो मेमोरी के आकार और क्षमता पर निर्भर करती है। यानी जितनी बड़ी मेमोरी होगी उतने ही ज़्यादा एड्रेस होंगे उसके अंदर, यानी उतने ही ज़्यादा जो डाटा है वो स्टोर किया जा सकेगा। मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, मुख्यतः दो प्रकार, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कह सकते हैं। दूसरा पार्ट एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम कह सकते हैं। जब कंप्यूटर में मेमोरी, नॉर्मली हम जिस बात करते हैं कि मेमोरी, जैसे ही बात करते हैं हम कंप्यूटर की मेमोरी, मेमोरी का मतलब आपका मेन मेमोरी से होता है। नॉर्मली मेमोरी का मतलब आपका क्या होता है दोस्तों, मेन मेमोरी से होता है। किसके होता है आपका, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी से होता है, या अपनी भाषा में कहें तो रैम से होता है। जब कंप्यूटर में मेमोरी से तात्पर्य मुख्य मेमोरी से होता है जो सीपीयू का ही भाग होता है जो स्पीड में तेज होता है। मेमोरी वास्तव में क्या होती है, एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। क्या होती है दोस्तों, मेमोरी वास्तव में एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। अब हम पढ़ते हैं रैम के जो है वो पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, रैम, और दूसरा होता है रोम। ये होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और रोम होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो अब हम पढ़ते हैं रैम के बारे में। रैम का एब्रीविएशन क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, या इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं या अस्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती है कंप्यूटर के अंदर। हम जब कोई भी काम कर रहे होते हैं उस टाइम में रैम ही है जिसके अंदर डाटा आपका स्टोर रहता है। इनपुट डिवाइस से किया जाने वाला डाटा सबसे पहले किस में स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है। उसके बाद सीपीयू जो निर्देश देता है उसके हिसाब से ये आगे जाके सेकेंडरी मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में अपने हिसाब से, जैसा जो है वो कंट्रोल यूनिट कहता है उसके हिसाब से स्टोर होता है। रैम में स्टोर डाटा कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और पुनः लिखा जा सकता है या बदला जा सकता है। रैम में प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को आप जब भी बंद करोगे या जब भी आपकी विद्युत प्रवाह बंद हो जाएगा तो इसमें लिखा हुआ डाटा अपने आप क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये अस्थायी मेमोरी है। ये एक रैम का आपके सामने पिक्चर है। ये आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है, यानी सीपीयू के साथ डायरेक्ट रूप से ये क्या रहती है, लिंक रहती है। क्या रहती है दोस्तों, ये लिंक रहती है। इसीलिए मैंने आपको इस तरह का ये पिक्चर दिखाई है। दूसरी आपकी आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी या स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। ये क्या होती है कि एक इसमें डाटा रखा, जो भी आप डाटा रखते हो उसमें डाटा सेव करके, केवल इसमें डाटा आप एक बार सेव कर देते हो उसके बाद पढ़ा जा सकता है, मिटाया या बदला नहीं जा सकता। यह मेमोरी आपकी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, यानी स्थिर होती है। एक बार आपने डाटा इसमें रख दिया तो कंप्यूटर को चाहे आप 10 बार बंद कर दो या कंप्यूटर को आप चाहे 10 बार लाइट चली जाए, इसके डाटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंप्यूटर बंद करने पर भी उसमें स्टोर डाटा इरेज नहीं होता है। ये होता है आपका बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको हम कहा जाता है, जिससे कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम स्टोर होता है। बूटिंग प्रोग्राम का मतलब आपका होता है विंडोज। आपका विंडोज लोड होने से पहले जो प्रोग्राम लोड होता है बूटिंग प्रोग्राम होता है, यानी एक बार स्टोर होता है। जैसे ही इसको ऑन करेंगे, कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो ये अपने आप शुरू हो जाएगा। जब भी कंप्यूटर को चालू करते हैं तो वह अपने आप बूट हो जाता है। बूट होने का मतलब है शुरू होना या रन होना।
इस मेमोरी का उपयोग ऑटोमेटिक मशीन, खिलौनों आदि में किया जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिक इरेजेबल रीड ओनली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम जो होता है दोस्तों आपका, इसमें एक बार डाटा आपने लिख दिया, उसके बाद उसको बार बार पढ़ा जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। EEPROM होता है आपका कि इसमें जो भी डाटा है मेमोरी में, आप आवश्यकता होने पर प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है। किसकी मदद से? अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से इरेज किया जा सकता है और बाद में उसको पढ़ा भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है और नए तरीके से स्टोर भी किया जा सकता है। EEPROM होता है दोस्तों आपको, यानी जिस रोम में डाटा आपका डिलीट करने के लिए या चेंज करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों के बजाय आप सीधा इलेक्ट्रिकल जो किरण है उनका उपयोग करके जिसको जो है जिसके डाटा को बदल जाए या बदला जा सके, वो आपका क्या कहलाता है? EEPROM कहलाता है। तो इनमें से दोस्तों ये जो है आपका महत्वपूर्ण पार्ट है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने के, मेमोरी जो पार्ट है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसके बाद है आपका एक्सटर्नल मेमोरी या बाह्य मेमोरी। डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इस मेमोरी का यूज किया जाता है। यानी आज आपको जरूरत है तो आप इसमें जो है वो बाह्य जो मेमोरी है उसमें डाटा आप स्टोर कर दो, उसके बाद दूसरे कंप्यूटर में दूसरी जगह ले जाके आप इसको चला सकते हो। यानी इस तरह की यूनिट जो कंप्यूटर के बाहर लगाई जाती है, जिसमें आप डाटा अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हो और एक्सेस करने के लिए वापस उसको बाहरी जो यूनिट है आपकी मेमोरी यूनिट, उसको कंप्यूटर के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। इसको सेकेंडरी स्टोरेज में सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। यह मैग्नेटिक या ऑप्टिकल टाइप की होती है। इसमें डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है, जो कंप्यूटर बंद होने पर भी डिलीट नहीं होता। रोम और एक्सटर्नल मेमोरी में फर्क है दोस्तों। रोम और एक्सटर्नल मेमोरी एक नहीं होती है। रोम और एक्सटर्नल मेमोरी एक नहीं होती है। रोम आपकी किसके साथ? सीपीयू के साथ जुड़ी रहती है। रोम आपकी कहाँ जुड़ी रहती है? सीपीयू के साथ जुड़ी रहती है। एक्सटर्नल मेमोरी आपकी सीपीयू के साथ जुड़ी रहे ये जरूरी नहीं है। जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि क्या है? बाहरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी के उदाहरण हैं। तो ये आपकी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, सीडी है, डीवीडी है। ये सारे के सारे क्या है? आपके एक्सटर्नल मेमोरी के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? एक्सटर्नल मेमोरी के या सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। अब आपकी जो बात आती है कि कोई भी जो मेमोरी है उसको हम किस में मापते हैं। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसका मापन किस में करते हैं? हमें पता कैसे चलेगा कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई क्या है? मेमोरी में सूचना बिट के रूप में स्टोर होती है। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट का एब्रीविएशन क्या है? बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर की पूरी इंटरनल प्रोसेस बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर 0 और 1 पे ही काम करता है। अब हम ये हम देखते हैं कि हम तो कंप्यूटर के अंदर ABCD भी टाइप करते हैं, हिंदी के अंदर भी टाइप करते हैं, गाने भी स्टोर करते हैं वगैरह वगैरह, तो उनको 0 और 1 में कैसे लेता है? तो कंप्यूटर के पास अपना एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से, या जो है जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो है वो निर्देशों का एक समूह होता है या सेट ऑफ प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जिसके माध्यम से वो किस में कर लेता है? उसको बाइनरी भाषा में कन्वर्ट कर लेता है, फिर स्टोर करता है। जब हमें ज़रूरत होती है उस डाटा की तो वो 0 और 1 से जो ह्यूमन लैंग्वेज है, अपनी जो भाषा है, उसमें कन्वर्ट करके हमें शो कर देता है। बाइनरी नंबर में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर के सभी डाटा 0 और 1 में ही स्टोर किए जाते हैं। यूजर द्वारा अपनी भाषा में दिए गए इनपुट को कंप्यूटर अपनी भाषा में बदलकर समझता है। बिट का कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जिसका मान 0 या 1 होता है वो आपका क्या कहलाता है? बिट कहलाता है। निबल क्या होता है दोस्तों? 4 बिट का एक समूह है, आपका निबल कहलाता है। बाइट 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं। जैसे कोई भी आपने लिख दिया A, तो ये कंप्यूटर की भाषा में क्या हो गया? एक बाइट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? एक बाइट हो गया। आपने लिख दिया 0
अपनी भाषा में 0 लिखा है, कंप्यूटर वाला 0 नहीं लिखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। आपने लिख दिया 3, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। आपने लिख दिया स्टार, वो भी आपका क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। सामान्यतः एक कैरेक्टर, अक्षर या अंक जो भी हो को 1 बाइट में दर्शाया जाता है। 1 बाइट का अर्थ होता है 8 बिट या 2 निबल। उसके बाद इससे बड़ी यूनिट होती है 1 किलोबाइट, जिसमें 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट, जिसमें 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट, जिसमें 1024 मेगाबाइट होते हैं। एमबी, मेगाबाइट का, किलोबाइट का यहाँ केबी, मेगाबाइट का यहाँ एमबी, गीगाबाइट का यहाँ जीबी और टेराबाइट का यहाँ टीबी। नॉर्मली हम ये काम में लेते हैं। तो 1 टेराबाइट में 1024 जो है वो गीगाबाइट होते हैं। ये था आज के लिए आपका जो है आप सबके लिए एक छोटा सा जो है वो प्रोग्राम। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर के जो नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रखिए, अपने आप को हाइजीन रखिए। जय हिंद, जय भारत।